मेरा नाम है उर्वशी, मेरे साथ हैं स्वर्णिमा। विंध्य फर्स्ट के खास प्रोग्राम मीडिया स्कैन में आपका स्वागत है। यहाँ हम मुख्य अखबारों से विंध्य की स्थानीय खबरों पर बात करते हैं और आपके साथ साझा करते हैं, नेशनल खबरों पर, और अंत में आपके लिए दिन के कार्टून पर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि जो दैनिक भास्कर का अखबार है वो पूरा पार्ट उतने ही है, पेज उतने ही है, लेकिन वो हिस्से दो करके, और इसमें एक में भाजपा सरकार का प्रचार किया गया है और एक में कांग्रेस सरकार का प्रचार किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो विंध्य में पहली खबर हमारी है, जिस तरह से विंध्य क्षेत्र में स्टार प्रचारक का दौरा चल रहा है चुनाव को लेकर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधी पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले बीरबल की जन्मस्थली सीधी में सभा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आक्रमण हमला बोला। बघेली में अपना भाषण उन्होंने शुरू किया, 35 मिनट भाषण चला। इस बीच उन्होंने यहाँ पर विंध्य के नेता अर्जुन सिंह पर कटाक्ष किए। राजीव गांधी, इशारों में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर भी कटाक्ष किए हैं। यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं, यानी कुछ आकलन चुनाव को लेकर लगाया गया है कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण चला है, तो 35 मिनट में क्या क्या उन्होंने 31 बार कांग्रेस, 24 बार पिछड़ा, दलित और आदिवासी, 21 बार परिवार, 17 बार मोदी, मतलब कि ओबीसी को लेकर यहाँ पर उन्होंने कटाक्ष किया है। हेडलाइन ही दी गई है, मोदी बोले मुझे गाली देते अब कांग्रेस ओबीसी को गाली देने लगी है। यहाँ कुछ लिखा गया है कि ये जो जनसभाएं चल रही हैं, मोदी की सभा के क्या मायने विंध्य क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ लिखा गया है कि पिछड़ा, दलित, आदिवासी, विंध्य की 30 में से 12 सीटें आरक्षित हैं, 10 सीटें आधी सिंगरौली और शहडोल संभाग की हैं। सिंगरौली और शहडोल में उनका दौरा हो चुका है। अपनापन, परिवारजन कहकर अपने पन का एहसास कराया। आयुष्मान गरीबों को मुफ्त राशन, पीएम आवास योजना का जिक्र किया। युवा जो है, यानी जो पहली बार वोट करने वाले युवाओं को साधा, उन्हें घर घर जाकर मोदी का प्रणाम संदेश भेजने को कहा। और एक चीज लिखा है कि महिलाएं गेम चेंजर, बहना को जिक्र कर महिलाओं का सम्मान किया। उज्ज्वला 450 रुपए में गैस लाडली बहना का जिक्र किया। वहीं किसानों को लेकर भी दिया गया है कि विंध्य की 70% आबादी खेती किसानी पर निर्भर, किसानों के लिए चिंता भी जताई है। तो इस तरह से देखा जाए तो महिला, युवा और बुजुर्गों यानी किसानों को लेकर उन्होंने दलित, आदिवासी, पिछड़ा सभी को साधते हुए उनका ये दौरा संपन्न हुआ है। जी उर्वशी, अब हम बात करते हैं हमारी अगली खबर की। तो जैसे कि आचार संहिता लगा हुआ है, ऐसे में रीवा में एक भाजपा कार्यकर्ता पर, प्रदेश के एक भाजपा कार्यकर्ता पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि ये जो कार्यकर्ता है, ये लोगों से लाडली बहना योजना का फॉर्म भरवा रहा था, जिस वजह से उसको गिरफ्तार कर लिया, उस पर मामला दर्ज किया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि प्रकरण की जांच चल रही है। 5 नवंबर की शाम को 7 बजे एफएसटी की टीम ने इटार में अशोक जायसवाल, लाडली बहना योजना, अशोक जायसवाल के खिलाफ ये प्रकरण दर्ज हुआ है, जो लाडली बहना योजना में 3000 रुपए देने की बात कहकर महिलाओं के फॉर्म भरवाते ये व्यक्ति पकड़ा गया। और इतना ही नहीं, 3000 रुपए मिलने से संबंधित कार्ड भी ये लोगों में बांट रहा था। भाजपा के पक्ष में साथ ही में बोल रहा था कि वोट करने की बात भी, वोट देने के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित कर रहा था। इसको लेते हुए टीम ने तत्काल ही जो सामग्री थी उसको जब्त कर लिया है और पंचनामा बनाकर थाने पहुंचकर अशोक जायसवाल के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन करने की शिकायत की, जिस पर पुलिस ने जांच के बाद भाजपा कार्यकर्ता अशोक जायसवाल के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की धारा जो है 188 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। जी, तो अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो दैनिक भास्कर के रीवा फ्रंट पेज में ये खबर है, जिस तरह से 10 माह से रीवा सीधी रेल लाइन का काम बंद पड़ा हुआ है। फरवरी 2023 में इसका जो लोकार्पण था वो होना था, फरवरी अंत में चलनी थी, वहां से ट्रेनें गुजरने वाली थी, जो अभी तक नहीं चल पाई है। 10 माह से वहां के जो जिनकी वो जमीनें थी, तो नौकरी की मांग को लेकर, मुआवजे की मांग को लेकर वहां धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज भी ये चल रहा है। लिखा है कि रेलवे की मंशा फरवरी 2023 के अंत में रीवा से गोविंदगढ़ तक ट्रेन चलाने की थी। इसके लिए सारी आवश्यक तैयारियां भी हो चुकी थी। गिट्टी के तीसरे चरण की पैकिंग के बाद रेलवे की तकनीकी टीम को आकर ट्रैक का अंतिम निरीक्षण करना था, लेकिन ग्रामीणों के विरोध की वजह से तीसरे चरण की गिट्टी की पैकिंग नहीं हो पाई। बताया गया है कि रेलवे की योजना वर्ष 2025 तक रीवा से सीधी तक ट्रेन चलाने की थी, लेकिन काम बंद होने की वजह से वर्ष 2025 तक रीवा सीधी
ट्रेन चलाना प्रशासन के लिए, यानी 2025 तक भी रीवा सीधी जो ट्रेन है वहां से चलाना मुश्किल होगा। आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आधा काम रुका पड़ा हुआ है। जी, अब हम बात करते हैं हमारी अगली खबर की। तो शिक्षा के क्षेत्र से ये खबर है, इसमें बताया जा रहा है कि 2 कमरों में, छप्पर वाले ये 2 कमरे हैं जहां शिक्षा विभाग के इतने ज़रूरी काम हो रहे हैं। ये ऐसा स्थान है, यहाँ पर जो तहसील मुख्यालय है चाकघाट में स्थित विकास खंड शिक्षा अधिकारी का ये कार्यालय है और आज भी ये 2 कमरों में संचालित है। खपरेल नुमा बना हुआ है। बताया जा रहा है कि जब भी बारिश होती है तो बारिश के मौसम में छत टपकती है यहाँ पर, और साथ ही में यहाँ पर 1200 से ज़्यादा कर्मचारियों का वेतन आहरण भी यहीं से होता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की ये स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सीएम राइस स्कूल के भूमि पूजन के अवसर पर गत वर्ष विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि सांसद जनार्दन मिश्र, उनको मांग पत्र देकर विकासखंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय बनवाने की मांग की गई थी, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ तक बताया जा रहा है कि जो सीएम राइस स्कूल यहाँ पर बन रहा है उसके लिए जो भूमि का चयन किया गया है उसके एरिया में, उसकी परिधि में ये कार्यालय भी आता है। तो यहाँ तक बात आ रही थी कि अब इसको तोड़ दिया जाएगा और पूरी जगह पर सीएम राइस स्कूल बनाया जाएगा। तो यहाँ पर ये बात भी आ रही है कि एक तो खपरेल नुमा कार्यालय 2 कमरों का, उस पर भी उसे अब तोड़ देने की बात आएगी, तो यानी अब उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जो शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है उर्वशी, वो एक शिक्षा के क्षेत्र के लिए एक बड़ा एक डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर रहते हैं, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर रहती है। अगर वहाँ की स्थिति ऐसी है तो हम शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे ये कैसे मान लें। साथ ही में इसमें ये भी बताया गया है कि यहाँ 100 मीटर की ही परिधि में, 100 मीटर की डिस्टेंस में एक और शिक्षा विभाग का उत्कृष्ट विद्यालय का भवन बना हुआ है। साथ ही में बगल में शासकीय महाविद्यालय का 2 मंजिला भवन बना हुआ है और उसी पर सीएम राइस स्कूल भी बन रहा है। तो जब इतनी बड़ी निर्माण हो रहे हैं तो आखिर ये कार्यालय इस स्थिति में काम क्यों कर रहा है? जी, तो शिक्षा से जुड़ी एक और खबर है। जिस तरह से आपने बताया कि शिक्षा का क्षेत्र जो है वहाँ के कार्यालय की हालत ये है, तो वहीं शिक्षा की जो स्कूलें हैं उनकी हालत दैनिक भास्कर में दिखाई गई है। हमने एक स्टोरी भी की थी और यहीं शिक्षा विभाग की अनदेखी के चलते स्कूल में अब बच्चों के लिए टाट पट्टी तक नहीं है। यानी जहां टेबल बेंच की बात की जाती है, डिजिटल बोर्ड की बात की जाती है, हमने पिछले दिनों डिजिटल बोर्ड पर भी बात की थी, तो यहाँ लिखा गया है कि टाट पट्टी तक की व्यवस्था नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ये है करहिया नंबर 2 में माध्यमिक विद्यालय संचालित है। यहाँ पर कक्षा 1 से 8वीं तक स्कूल चल रही है, लेकिन यहाँ भी ना तो सही ढंग से शौचालय की व्यवस्था है और ना ही पीने के पानी की व्यवस्था है। पानी के लिए यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसे स्कूलों का संचालन जो होता है वो सर्व शिक्षा अभियान के तहत होता है। इसके तहत स्कूलों के लिए तमाम बजट उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन उस बजट का सदुपयोग ना होने के कारण स्कूलों में व्यवस्थाएं नहीं होती, जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। समय समय पर अधिकारी स्कूलों का निरीक्षण तो अवश्य करते हैं, लेकिन मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं वो मुहैया नहीं करा पाते हैं। जी उर्वशी, मूलभूत जो व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब आते हैं। अब हम अगली बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो स्वास्थ्य से जुड़ी ये खबर है। इसमें बताया जा रहा है कि ग्रामीण जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पूरी तरह से लड़खड़ा गई हैं और जिले में चिकित्सकों का बहुत बड़ा संकट है। अगर साधारण किसी को बुखार भी आ जाता है तो उसमें भी उपचार नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं और जिला अस्पताल हैं, उनके नंबर्स दिए गए हैं और ये बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पर जितने पद हैं उसके हिसाब से यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं हैं, और ना सिर्फ डॉक्टर्स, जो स्टाफ नर्सेस हैं और बाकी अन्य कर्मचारी हैं, उनकी भी कमी की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमने स्टोरी भी की थी। और अगर हम गांव देहात के इलाकों में जाएं, दूर दराज के इलाकों में जाएं, एक तो झोला छाप डॉक्टर्स की वजह से परेशान है और ये चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। अगर आपके पास अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो ज़मीनी हकीकत समझ में आती है उसमें ये है कि अगर जितनी कमी होगी उतना ही ज़्यादा झोला छाप डॉक्टर बढ़ेंगे, इस तरह के केसेस आएंगे और लोगों का हेल्थ उतना ही ज़्यादा उससे प्रभावित होगा। तो इसमें दिया हुआ है कि 9 CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है यहाँ पर जिले में और 35 प्राइमरी हेल्थ सेंटर और 1 जिला अस्पताल संचालित किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि
बताया जा रहा है कि जिले के इन सभी जो 45 अस्पतालों में से 45 अस्पताल हैं, कुल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और जिला अस्पताल को मिला के, तो 571 चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं। लेकिन अब आप देखिए कि कितने तैनात हैं, मात्र 119, यानी 452 पद जो हैं वो खाली हैं। तो बड़ी संख्या में पद खाली हैं और लोग इतने ज़्यादा हैं तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। साथ ही में नर्स, ड्रेसर समेत अन्य पैरामेडिकल स्टाफ भी पर्याप्त संख्या में नहीं है। अब इसमें दिया गया है कि 34 विशेषज्ञ कर रहे हैं काम। जिला अस्पताल में मेडिसिन, ऑर्थो, गायनी, डेंटल, रेडियोलॉजिस्ट सहित अन्य विभागों में समान चिकित्सकों के साथ ही विशेषज्ञों की भी बहुत ज़्यादा कमी है। कहने को इसमें बोला जा रहा है कि अस्पताल में विशेषज्ञ समेत 34 चिकित्सक पदस्थ हैं। ज़्यादातर चिकित्सक अस्पताल प्रबंधन की जो व्यवस्था है उसके साथ वीआईपी ड्यूटी में भी व्यस्त रहते हैं। तो यानी स्वास्थ्य में जो उनका मेन जो काम जो उनको करना चाहिए वो ना करते हुए वो अन्य जगह पर व्यस्तता उनकी है। साथ ही इसमें ये बताया जा रहा है कि सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें चिकित्सकों को व्यस्त कर दिया जाता है, जिस वजह से वो इलाज नहीं कर पाते, यानी जो है भी वो भी इलाज नहीं कर पा रहे हैं। और इसी वजह से जो एक जिला अस्पताल है वहाँ पर सारे जो लो पेशेंट्स हैं वो आश्रित हो जाते हैं। जी, अगली खबर की हम बात करते हैं तो मैहर से ये खबर है। हालांकि इस खबर को पूरे राज्य स्तर पर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश पेज पर है दैनिक भास्कर के। यहाँ हेडलाइन है, मैहर मंदिर परिसर में अनाधिकृत व्यक्ति करते हैं श्रद्धालुओं को परेशान। याचिका में आरोप, हाई कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन समिति सहित अन्य को जारी किए हैं नोटिस। लिखा गया है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया गया है कि मैहर मंदिर परिसर में अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा श्रद्धालुओं को परेशान किया जा रहा है। चीफ जस्टिस रवि मलमठ व चीफ जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने मंदिर प्रबंधन समिति सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मैहर निवासी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव की ओर से याचिका में दलील दी गई कि मां शारदा देवी मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से मंदिर की व्यवस्था की जाती है, इसके बावजूद अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश बेधड़क हो रहा है। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को रास्ते में रोककर पूजा पाठ आदि सिलसिले में धन उगाही कर रहे हैं। साथ ही इस सिलसिले में संभागायुक्त से भी शिकायत की गई थी, लेकिन ठोस कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके बाद अब हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जी, बात करते हैं हम हमारी अगली खबर की। जी, तो अगली खबर में खबर है सतना से, चुनाव को लेकर है। सिर्फ सतना ही नहीं, सिंगरौली से भी विंध्य क्षेत्र से हम इस खबर को जोड़ सकते हैं कि जिस तरह से चुनाव है उस तरह से जो कंपनियां हैं चुनाव के लिए, सेंट्रल पैरा मिलिट्री की 8 कंपनियां सतना पहुंची हैं। लिखा गया है कि विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे ही भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 3 कंपनियां पहले ही यहां आ चुकी थी, यानी सतना में। वहीं मंगलवार को यानी कल स्पेशल ट्रेन से 4 और कंपनियों की आमद हो गई। आईटीबीपी के अलावा असम राइफल्स की 3 कंपनी भी ट्रेन के जरिए ही सतना पहुंची। आप तस्वीर देख सकते हैं। वहीं सिंगरौली से आई एक कंपनी, असम राइफल्स की एक कंपनी सिंगरौली से सड़क मार्ग से आई है। सभी कंपनियों को शासकीय भवनों समेत निजी बारात घरों और कम्युनिटी सेंटरों पर रुकवाया गया है। अभी सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और बीएसएफ की 6 कंपनियों का आना शेष है। ये चुनाव को लेकर तैयारियां हैं। जी, अब हम बात करते हैं हमारे राज्य स्तरीय खबरों की। तो सबसे पहले नेशनल गेम्स जो गोवा में चल रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश ने 100 मेडल्स जीत लिए हैं और ऐसा दूसरी बार है कि प्रदेश जो है मध्य प्रदेश वो ये जो 3 अंकों का आंकड़ा है वो पार कर गया है। इससे पहले जो है इससे पहले भी 2011 में जो झारखंड में नेशनल गेम्स हुए थे उसमें मध्य प्रदेश के खाते में कुल 103 मेडल्स आए थे। अब इसमें बताया जा रहा है कि जो 2011 में था उसमें 25 स्वर्ण, 32 रजत और 46 कांस्य पदक आए थे। वहीं इस बार मध्य प्रदेश में 32 स्वर्ण, 35 रजत और 33 कांस्य पदक आए हुए हैं। और इसी के साथ अंक तालिका में जो नेशनल गेम्स की अंक तालिका है, लीडर बोर्ड है, इसमें मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर है। साथ ही में इसमें पहले नंबर पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने 70 स्वर्ण पदक जीते हैं, 64 रजत और 59 कांस्य सहित 203 पदक जीतकर शीर्ष पर काबिज है। गत चैंपियन सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड 55 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि हरियाणा 50 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। इसमें बताया जा रहा है कि गोवा स्थित
कंपल ओपन ग्राउंड में मध्य प्रदेश की जूडो खिलाड़ी हिमांशी टोकस ने 63 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता जूडो में, और भार वर्ग में मध्य प्रदेश को कांस्य पदक दिलाया। हॉकी की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की जो महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में झारखंड को हरा दिया, जहां उसका मुकाबला अब हरियाणा से होगा। हरियाणा ने पंजाब को पेनल्टी शूटआउट में हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब मध्य प्रदेश के ट्रायथलॉन खिलाड़ी अंकुर चहर, दुर्विशा पवार, रोशन गौंड और आध्या सिंह ने मिक्स रिले स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। जी, अगली खबर की बात करें तो जिस तरह से चुनाव नज़दीक आ रहे थे उसी तरह से जो प्याज की कीमत है मध्य प्रदेश में वो भी बढ़ रही थी, तो उसको लेकर पत्रिका के फ्रंट पेज में ही शीर्ष पर इस खबर को रखा गया है कि चुनावी सुर्खियों वाला प्याज अब 35 रुपये किलो हो गया है। लिखा है कि पिछले 15 दिनों में अपने भाव से चुनावी सुर्खियां बटोर रहा था प्याज। हमने कई दिन देखा है स्वर्णिमा की कई कार्टून भी प्याज को लेकर दिए गए थे अखबारों में, तो उसी तरह लिखा गया है कि आम आदमी का बजट लौट रहा है। 80 से 100 रुपए किलो प्याज अब 35 से 30 रुपए लौट आया है। कारोबारियों की माने तो स्थानीय मंडी में खंडवा, सागर और रतलाम से प्याज की आवक शुरू हो गई है, जिसकी वजह से अब मंडियों में प्याज सस्ते दामों में मिल रहा है। वहीं अगली खबर की बात करें तो दैनिक भास्कर में ये खबर दी गई है, मध्य प्रदेश में बच्चों के लिए है, स्कूली शिक्षा के लिए है यहाँ पर कि स्कूल शिक्षा छमाही के बाद जनवरी में अभ्यास के रूप में पेपर जो प्री बोर्ड होता था वो इस बार प्री बोर्ड नहीं कराए जाएंगे। जिस तरह से शिक्षक बिजी पाए जा रहे हैं, 17 नवंबर को जिस तरह से चुनाव है, 13 दिसंबर को चुनाव के परिणाम आने हैं, उसके बाद फरवरी माह में फाइनल एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम 10वीं और 12वीं के होने वाले थे। इसको लेकर बच्चों के पास जो है वो सिर्फ 1 माह का समय बचेगा। दिसंबर माह में उनकी छमाही परीक्षा है, उसके बाद 1 महीने का समय बचेगा। इस 1 महीने के समय के कारण कि बच्चों को समय नहीं मिल पाएगा अपनी बोर्ड की तैयारी करने के लिए, उन्हें प्री बोर्ड एग्जाम नहीं देना पड़ेगा और जो छमाही एग्जाम होगा उनका वो टफ बनाया जाएगा प्री बोर्ड के अकॉर्डिंग। और ये लोक शिक्षण संचालय के विशेषज्ञ पेपर तैयार करेंगे, क्योंकि शिक्षकों की जो चुनावी ड्यूटी लग जाती है उसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पर काफ़ी असर देखने को मिला है और इस पर चिंता भी जताई गई है। जी, अब हम बात कर लेते हैं हमारी राष्ट्रीय खबरों की। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में बहुत समय से प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, वायु बहुत दूषित होती जा रही है, साथ ही में यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 400-500 पार कर रहा है। तो यहाँ पर अब इसको मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है और इस पर सुनवाई की गई, जहाँ पर उसने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और यूपी की सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं कि पराली जलाना बंद किया जाए। साथ ही में क्योंकि हम सबको पता है कि जो सर्दियों का सीज़न आता है उसमें पराली जलने की घटनाएं होती हैं। सर्दियां आने से पहले ही दिल्ली का जो वायु का स्तर है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। साथ ही में दिल्ली नगर निगम को भी हिदायत दी गई है कि जो सॉलिड वेस्ट, जो कचरा है, उसको किसी भी तरह से जलाएं नहीं, उसको कोई अन्य तरीका निकाले। साथ ही में इसमें सजेशन ये भी दिया गया है कि सरकार जो है किसानों को सब्सिडी दिलाए और सब्सिडी दिलाने के बाद ही जो ऐसी जिसमें पराली नहीं है अन्य फसलों की पैदावार करने के लिए किसानों को ज़्यादा मोटिवेट करे। उनका ये कहना है कि किसी भी तरह से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि दिल्ली में हर साल ये स्थिति बनती रहे और हम उसको इग्नोर करते रहें। बता दें कि सोमवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का 470 था। जी, वहीं अगली खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का ही ये फैसला है। देखा जाए तो कुछ दिनों से हम देख रहे हैं तो अखबारों में सुप्रीम कोर्ट को लेकर हर दिन फैसले आ रहे हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम जो भी केस है उसको पेंडिंग पे नहीं रख सकते हैं, उसी हिसाब से अब जो निर्णय है वो लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि पत्रकारों की डिजिटल उपकरणों की जब्ती के लिए दिशा निर्देश बनाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जिस तरह से द वायर के डिजिटल उपकरण, पत्रकारों के डिजिटल उपकरणों को छीना गया था, जब्त किया गया था, उसी तरह से लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों के डिजिटल उपकरणों की तलाशी और जब्ती को एक गंभीर मामला बताया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा डिजिटल उपकरणों में स्रोत व संपर्कों के अलावा गोपनीय जानकारियां होती हैं, उसकी तलाशी या जब्ती करने को लेकर व्यापक दिशा निर्देशों की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ मंगलवार को फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
इस तरह से मामला देखा जा रहा है कि जिस तरह से डिजिटल उपकरणों का, जिस तरह से हम बात करते हैं कि कुछ दिनों पहले हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो पत्रकार होते हैं या जो पत्रकारिता का क्षेत्र होता है वो चौथा स्तंभ माना जाता है, तो इनके लिए इनके कार्यों में जो हस्तक्षेप होता है इन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करना होगा, कार्य करना चाहिए। जी, अब हम रुक करते हैं हम स्पोर्ट्स की ओर। तो वर्ल्ड कप की ये जो श्रेणी है उसमें कल का जो मैच था वो काफ़ी बेहतरीन मैच रहा, जहां ऑस्ट्रेलिया ने खड़े खड़े जो जिताई हारी बाजी जो थी उसमें जिता दिया है। जी बिल्कुल, 3 विकेट से हराया है यहाँ पर अफगानिस्तान को। लीडर बोर्ड की बात करें तो जिस तरह से भारत 8 मैच खेलकर 8 मैच जीता है, 0 हारे हैं यहाँ पर, मतलब कि हार की कोई संख्या नहीं दी गई है। वहीं अंत में है इंग्लैंड और 9वें नंबर पर है नीदरलैंड। इनके बीच आज मुकाबला देखने को मिलेगा, नीदरलैंड और इंग्लैंड के बीच। इसके बीच अब देखा जाएगा कि इन दोनों में से कौन बचा पाते हैं अपने आप को, कौन नहीं बचा पाते हैं। जी, तो ये रही हमारी आज की खबरें। अंत पर हम बात करते हैं कार्टून की। तो पत्रिका में कार्टून है झरोखा। यहाँ पर लिखा गया है कि 2 लोग हैं, 2 चिड़िया बैठी हुई हैं, इन्हें जनता दर्शाया गया है कि भूखे झूठ फरेब मक्कारी से तंग आकर यदि वोटर बागी हो गया तो नीचे लिखा गया है कि चुनाव 2023। वहीं यहाँ पर एक इलेक्शन टून भी दिया गया है। जो नेताजी हैं वो जा रहे हैं और पीछे जनता खड़ी हुई है। नेताजी कह रहे हैं कि इन्हें तो हमारे पुराने वादे अभी तक याद हैं। ये सवालों पर है कि जिस तरह जनता सवाल कर रही है कि जो आपने पुराने वादे किए थे, नए वादे तो आप लेकर आ गए, लेकिन जो पुराने वादे हैं उस पर जनता सवाल कर रही है। जी, तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर इन्हें लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। हमारी अन्य स्टोरीज़ भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और इस तरह की स्थानीय, राष्ट्रीय और अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।